Hello friends, I am Sunil Kumar Pudar and today I am going to talk about the bureaucracy and the current world. तो फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी। तो मैं आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी है क्या? जो ब्यूरो वर्ड है वो निकल के आया है फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब होता है ऑफिस या एक डेस्क, प्लस क्रेटोस जो ग्रेसी का है, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल पावर और रूल, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो इसको अगर समझा जाए तो इस ब्यूरोक्रेसी का मतलब निकल के आता है एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या एक गवर्नमेंट जिसको डिज़ाइन गया है एक प्रोटोकॉल, एक रूल्स और रेगुलेशन को बनाने के लिए, ताकि हम क्या मेंटेन कर सके एक तरीके का रूल उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस गवर्नमेंट में। ब्यूरोक्रेसी का कोई एक डेफिनेट मीनिंग तो नहीं है या एक डेफिनेशन बोला जाए, लेकिन मोस्टली जो डेफिनेशन प्रेफर किया जाता है वो वेबर, जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, उनके तरीके से माना जाता है। जो ब्यूरोक्रेसी टर्म है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म में डिफ़ाइन किया जा सकता है। अगर हम देखें तो डी गॉर्न ने एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस वर्ड को पहले निकाला था, जिनका कहना था एक क्रिटिसाइज़ करते हुए एक सिस्टम को कि जो ऑफिशियल्स हैं वो इसलिए नहीं अपॉइंट किए जाते कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को पूरा कर सके, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि ऑफिशियल्स जो वहाँ पे काम करने वाले हैं वो ज़्यादा दिन वो उस सिस्टम में टिके रहे। तो वो एक क्रिटिसाइज़ करते हुए इस टर्म को उन्होंने डिफ़ाइन किया था। अगर हम एक जनरल टर्म लें मैक्स वेबर का, जो एक पॉजिटिव टर्म में उनको बोलते हैं, वो डिफ़ाइन करते हैं इस चीज़ को एक सिस्टम चलाने का तरीका, और ये एक पॉजिटिव मैनर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो उनका कहना है कि ऑफिशियल्स इन पावर और ऑफिशियल्स क्लास एक्सरसाइजिंग पावर टू कैरी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन। तो वो कहते हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं वो जो पावर में हैं, और जो एक ऑफिशियल्स क्लास है जो उस सिस्टम के अंदर है, वो इन चीज़ को इसलिए बनाते हैं ताकि वो पावर जो उनके पास है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन सैद्धांतिक ड्यूटीज़ को और उसके कर्तव्यों को पूरा करा सके। तो टर्म ब्यूरोक्रेसी अलग अलग पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। सोशियोलॉजी में ये हो गया एक एनजीओ की तरीके से, जिनका गवर्नमेंट में एक रोल है किसी चीज़ को इंश्योर करना कि एनिमल सेफ्टी रहे या कोई हेल्थ हमारी अच्छी रहे। तो सोसाइटी में एक जनरल सोसाइटी को लेके, हेल्थ एजुकेशन को लेके ठीक रहे। इकोनॉमिक्स में हो गया एक बिजनेस का टर्म आ गया, जहाँ पे एक पूरी इकोनॉमिक्स मैक्रो और माइक्रो लेवल किसी भी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम वर्क करती हैं। पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल पार्टीज़ क्रिएट की जाती है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग चुन के आए, उनको फिर वो रूल्स और रेगुलेशन बनाए और वो एक डिस्कशन करें पार्लियामेंट, राज्यसभा में, और उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करके एक ब्यूरोक्रेसी को डाल सकें। कल्चरल में आपको पता है कि हम अपनी एक सीमा बनाया हुआ है, जैसे इंडिया में काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है, तो हर एक जगह वो अपने उन चीज़ों का मतलब वहाँ के रीति रिवाजों का देख रेख करते हैं और उस चीज़ को वहाँ पे बना कर रखते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से भी हमारी कल्चरल को बनाए रखने में मदद करता है। तो हमारे पास पहला है गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। तो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी में है क्या कि जो हमारी एक पब्लिक इंटरेस्ट को
ज़रूरत समझ के किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जा सकता है जस्टिस और वेलफेयर किसकी, कम्युनिटी की, और उस बेसिस पे किस, और बेस माना जाता है एजुकेशन में। तो हम करते ये हैं कि हम सबसे पहले एक राइटनेस की चीज़ को ज़्यादा कंसीडर करते हैं और उसी चीज़ को जो ऑफिशियल्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने एक अच्छा लाइफ एग्जाम्पलरी, कुछ अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करके उसको एक उनके स्कॉलेटिक अचीवमेंट और उनको राइट कंडक्ट तरीके से पूरा करने में रखते हैं। और इससे हमारे पास एक, इससे क्या डेवलप होता है, इससे एक मॉरल फॉर्टिट्यूड हमारा क्रिएट होता है और एक इन्फ्लुएंस होता है जहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है किसको, एक पावर को जो ठीक तरीके, जो सही और कंसाइंस पे डिपेंड करता है, सही और गलत को तय करने में मदद करता है। तो ऐसी जो कंट्रीज़ हैं जो ये फॉलो करती थी वो हैं चाइना और रशिया। चाइना इसको 960 एडी से पहले और रशिया इसको 640 और 1740 एडी के बीच में किया करता था। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो कास्ट ब्यूरोक्रेसी है। कास्ट ब्यूरोक्रेसी ये एक क्लास के लिए बनाया गया है, मतलब एक हायर क्लास, और उसी हायर क्लास अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड करती थी। जो हमारा इंडिया है वो पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही हायर ऑफिशियल्स में मानता था, और इंग्लैंड में भी इस चीज़ों को करा जाता था जहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को प्रेफर किया जा सकता था सिविल सर्विसेज पोजीशन के लिए। और आज भी इंडियन सिविल सर्विसेज जो में जो काम करते हैं वो अरेंज होते हैं सेल्फ कंसाइसली, उनको एक समझ के साथ किया जाता है और एक हम ये सोच के डालते हैं कि ये अच्छा करेंगे। इससे ये भी होता है कि ये कुछ बैरियर बना देते हैं क्लासेस और सर्विसेज में, और ये चीज़ इसको लेके हायर इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हमारे पास ब्यूरोक्रेसी में समझे जाते हैं और वो अपने आप को ही क्लास और कास्ट एस्पेक्ट में मानने लगते हैं। अब जो सिविल सर्विसेज हैं हमारे पहली मेंटलिटी में आ जाता है कि ये हायर क्लास है, तो ब्यूरोक्रेसी एक इस तरीके का भी सिस्टम बना देता है जहाँ पे ये वाला ब्यूरोक्रेसी का एस्पेक्ट निकल कर आता है। अगर हम सोशल लाइंस का सोचें तो ये सोशल लाइन एक बना देती है सर्विस ग्रुप्स के बीच में कि हम ये काम करते हैं तो हम छोटे हैं, और हम ये काम करते हैं तो हम हायर स्टैंडर्ड के होंगे। और ये एक तरीके से हमेशा एंटीडोट की तरह काम नहीं करता, क्योंकि हमारी यहाँ पे कास्ट मेंटलिटी निकल कर आती है, और यही मेंटलिटी हायर ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में डिफरेंस करती है। अगर हम पुराने टाइम में देखें तो रोमन एम्पायर, जापानीज सिविल सर्विसेज, ये सारे इस चीज़ पे का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कि 1950s में भी हमें देखने को मिलता था। अब पैट्रोनज ब्यूरोक्रेसी एक इस प्रकार का ब्यूरोक्रेसी है जिसको बहुत ही बार स्पॉइल सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम में देखा जाता है एक पॉलिटिकल कंट्रोल, जहाँ पे मिनिस्टर्स उनको इलेक्ट करके लाते हैं जो उनके सिविल सर्विसेज में काम आ सके, और पब्लिक जॉब्स इस तरीके से बांटे जाते हैं कि पर्सनल और पॉलिटिकल फेवर्स उनके सपोर्टर्स को उन्हें मिलता है। अगर हम ब्रिटेन में देखें तो 19th सेंचुरी में बहुत सारी एंटी सिविल सर्विसेज इस बेसिस पे ही की जाती थी। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो जो आज भी ये पैट्रोनज ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा माना जाता भी है। इट वाज कंसिडर्ड डैट कि जो बहुत राइट ऑफिशियल स्टेटस हैं वो बाकियों से अलग हैं, और ये पैट्रोनज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और यहाँ पे एक तरीके से हम इसको कंडेम्ड भी कर सकते हैं एक लैक ऑफ कॉम्पिटेंस की वजह से, जो केयरलेस डिसिप्लिन करती है, और ये छुपाती है कि यह चीज़ उनकी लालच और इनका काम करने का अनियमित तरीका, और एक चाहत जहाँ पे वो अपने ही बंदों को खास इज्जत देते हैं, और एक
स्पिरिट ऑफ सर्विस है जहाँ पे एब्सेंस देखने को मिलता है। मैरिड ब्यूरोक्रेसी, मैरिड ब्यूरोक्रेसी को हम मैलिडिस भी बोलते हैं, एक एलमेंट, और ये एक टाइप का ब्यूरोक्रेसी है जहाँ पे क्या होता है कि जो रिक्रूटमेंट है, क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, योग्यता, और गवर्न बाई किया जाता है एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स को लेके। आफ्टर एंट्री, जब एक बार आपकी एंट्री हो जाती है तो स्टेटस और स्टेबिलिटी को इंश्योर कर दिया जाता है। हमारी आज की जो सोसाइटी है उसमें ब्यूरोक्रेसी देखी जा सकती है। इस ब्यूरोक्रेसी में एक जो एडवांटेज होता है दूसरों से कि एक सेंस ऑफ रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर का होता है। अब अभी भी ये डिमांड ऐसी क्यों है कि ब्यूरोक्रेसी को कामयाब बना रही है और अभी भी ये हमारी डिमांड में है? पहला तो है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और इसकी ज़रूरत है सस्टेनेबिलिटी। अगर हम ठीक से सस्टेनेबल को नहीं समझेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन सफ़र कर सकती हैं। अगर हम इस सिस्टम को बना के रखते हैं तो हो सकता है जो आने वाली हमारी आगे जनरेशन है उसको भी इसका बेनिफिट मिले। तो क्योंकि ये एक अपनी ड्यूटीज़, एक ऑब्लिगेशन, राइटेडनेस और एक मॉरल एग्जाम्पल क्रिएट करता है जहाँ पे सिस्टम हर एक को ठीक तरीके से काम करने पर बोलता है, जो कि हमारी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती हैं। और हम फॉरेन रियल ग्राउंड सिचुएशन भी देखें, अगर बाहर कंट्री की हम सोचें, जैसे कंट्रीज़ हैं नॉर्थ कोरिया, तो आप वहाँ पे देख सकते हो आज़ादी किस टाइप की है। वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ही बंदे पे डिपेंड है और वही बंदा एक ही चीज़ को सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो उस टाइप की ब्यूरोक्रेसी बहुत ही गलत है। तो इंडिया इस चीज़ में पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी देखने को मिलती है और एक ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस भी होती हैं जो एक राइटेडनेस पे, एक मॉरल वैल्यू और एक उनकी स्कॉलरीज, एक क्वालिफिकेशन बेसिस पे वो हमें गाइड करते हैं। मतलब जितना वो एग्जाम्पलरी वर्क करते हैं उनकी देख के ही हमारे आगे वाली जनरेशन आगे बढ़ती है। तो ये चीज़ एक बहुत ख़ास बात है जो हम एक एग्ज़ाम्पल लेके जिनको देखना चाहते हैं। अब जैसे हमारे गोपीनाथन एक XIS हैं जिनको देखकर आज काफ़ी लोग ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं और अपनी एक सोसाइटी को अच्छी सर्विस देने के लिए हम इस सिस्टम पे उतरकर एक अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर बनाकर लोगों को एक सही और एक सिस्टम को नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपर्टीज़, जैसा मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन होता है, मेरिट होता है, तो ये एक अच्छे सिस्टम को बनाने में भी बहुत हेल्पफुल है। और ये एग्रीमेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम करप्शन हटाएं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि हमें करप्शन से दूर रहें। अगर हम करप्शन से दूर रहेंगे तो ही एक सिस्टम अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि ये एक इंडिफरेंस क्रिएट कर देता है जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। और ये तभी हो सकता है जब हम प्रैग्मेटिक है, मतलब हम प्रैक्टिकल हों, हम एक रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं और अच्छे तरीके से हैं। तो आपको पहले प्रैग्मेटिक का टर्म बताना चाहूँगा। इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रैक्टिकल अफेयर जहाँ पे बहुत बार प्रैक्टिकल चीज़ को ही अपोज करते हैं आइडियलिस्टिक के तरीके से। ये एक बहुत इंग्लिश का एक अच्छा एग्जाम्पल और एक वर्ड भी है, मतलब एक मैटिक मेथड। और इसका जो हमारा ट्रेडिशन था वो यूनाइटेड स्टेट में कुछ 1870 के बीच में काफ़ी फेमस भी था। ये प्रैग्मेटिक मेथड एक सोशलिस्टिक इन नेचर है हमारे पास। तो अब मैं मेन टॉपिक पे आना चाहूँगा जो कि हमारे आज के करंट दुनिया से रिलेट करता है। अब हम इंडिया का एग्जांपल लें तो हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी कहीं एग्जिस्ट करता है गवर्नमेंट में। अब आप जानते हो सिविल सर्विसेज
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आईपीएस, आईएफएस, एसएससी, एससीसीजीएल ने दिया होगा, तो आपको पता होगा ये सर्विसेज क्या डिमांड करते हैं, किस टाइप का मेरिट, किस टाइप का क्वालिफ़िकेशन मांगती हैं, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन मेकर। और का पेपर भी इसी तरीके से बनाया जाता है ताकि आपकी वो मेंटल एबिलिटी, आपकी पूरी योग्यता जांचते हैं, जांच कर ही वो आपको अपने सिस्टम में डालते हैं। तो आप समझ गए कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है यहाँ पे एक ज़रूरी रोल भी देता है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप डिसीजन नहीं बना पाते तो साफ है कि आप किसी भी एक सिस्टम में एक अच्छा काम नहीं कर पाओगे। अगर अच्छा काम नहीं कर पाओगे तो वो देश को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डिफरेंट, ये हर एक कंट्री में आपको डिफरेंट मिलेगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ इंडिया के टर्म में बताया। आपको इसके लिए हर एक कंट्री को एक बार जाकर उनकी सिस्टम के चलाने का तरीका देखना पड़ेगा, तब आपको पता है। अब आपको ये चीज़ पता लग गया कि हमारे पास चीज़ें लिमिटेड है। जब हमें गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है तो वो पैसों का एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक में, कॉरपोरेट्स को, एक डिफेंस सेक्टर में। तो इस तरीके से हम एक बजट लेके चलते हैं जिसे नीति आयोग फॉलो करता है, और नीति आयोग फॉलो करवाना चाहता है और गवर्नमेंट इस पर वर्क करती है, और जो सिविल सर्विसेज है वो भी इस पर काम करते हैं एक अच्छी तरीके से एक कंट्री को चलाना और एक डेवलपमेंट और ग्रोथ करना इस कंट्री का, हर एक स्टेट का और हर एक उस सिटीजन का जो कि इस बजट में आता है। और ये हम हर टाइम पार्लियामेंट में पेश होते भी देखते हैं, जहाँ पे एक हमारी जो सीतारमन है वो एक इस बार रेड कपड़े में लेके आती हैं, अमाउंट हमने किस चीज़ सेक्टर में दी है ये डिसाइड किया जाता है। तो बजट इस चीज़ को डिफाइन करता है। अब ब्यूरोक्रेसी को चेंज क्यों चाहिए? आखिर हमने पहले डिस्कस किया कि लोग इसको नेगेटिव टर्म में भी लेते हैं, पॉजिटिव टर्म में। तो नेगेटिव टर्म में लेते हैं तो ज़रूर कोई बात है कि वो इस चीज़ से कुछ अलग चाहते हैं, मतलब इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं। अब वो ये चेंज क्यों चाहते हैं? अब मैंने कुछ 6 पॉइंट्स यहाँ डाले हैं जो कि है जैसे वीआईपी कल्चर एक्सपेंडिचर। अब हमारे देश में आप समझ सकते हो 6 करोड़ या उससे भी कुछ ज़्यादा ही अमीर व्यक्ति हैं, लग्जरियस कार हैं, उसके पास 10-15 अमीर वाली कार है, उनके पास ज़्यादा ज़मीन, जो हम मतलब हमारी लैंड है उनमें भी उनका ज़्यादा जगह है, उनका जो स्टेटस है। तो एक तरीके से हम ये एक सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को तोड़ता है। और जब ये ऐसा सिस्टम टूटता है तो एक सोशल डिफरेंस, एक इकनॉमी में डिफरेंस, एक के पास पैसा ज़्यादा होना, एक भूखा मर रहा है, ब्यूरोक्रेसी को हटाने का एक रीज़न बन जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा स्टेटस पा लेते हैं जहाँ पे इनके पास पावर भी ज़्यादा आती है, डिग्निटी जाती है, और गवर्नमेंट इन्हीं के बदौलत वो इनसे एक ऐसा रिलेशन बना के वो आगे अपनी ज़िंदगी, अपनी मतलब अपना इलेक्शंस जीतती हैं। जो अमेरिका में भी देख सकता है, कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है। इंडिया में भी ये देखा जा सकता है। एक जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस जियो, वो बहुत सारे बिजनेस में उन्होंने पैसे लगा रखे, अनिल अंबानी हो गए, और भी कई हैं जैसे अमित शाह हैं, उनके बेटे एक पॉलिटिकल में भी हैं, साथ में वो बिज़नेस भी कर रहे हैं। एक इनएफिशिएंसी आ जाती है कि हम किसी चीज़ को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे। अब सोशल जस्टिस, एजुकेशन में डिफरेंस है, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक इनएफिशिएंसी क्रिएट करती हैं। डेमोक्रेसी में एक डिसीजन मेकिंग पीपल हमारे पास है, हम एक डेमोक्रेसी हैं जहाँ पे लोग चुन के भेजते हैं। ब्यूरोक्रेसी में लोगों को भेजा जाता है। अब ब्यूरोक्रेसी में जब वो चले जाते हैं, अगर वो कॉर्पोरेट क्रेसी में चले जाएं तो वहाँ पे कॉर्पोरेट्स का डिसीजन हो जाता है। तो आप समझ रहे हो, हमने किसी व्यक्ति को अच्छा बना के भेजा एक पोजीशन पे, एक हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट में हमने बना के बैठा, अगर वो गवर्नमेंट में आकर या उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए उन लोगों द्वारा जिनको हमने चुना,
क्योंकि उनको भी उस स्टेटस और उस लिविंग स्टैंडर्ड पे ठीक बैठना है, तो वो ऑब्वियसली बात है उन व्यक्ति से मिलेंगे जो हाई लेवल का एक प्रेजेंस रखते हो, मतलब कॉरपोरेट से भी एक रिलेशन हो, तो इस तरह से कॉरपोरेट भी वर्क कर जाता है, कॉरपोरेट भी एक इंडिफरेंस भी क्रिएट, ब्यूरोक्रेसी का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये चीज़ हमें चेंज करने की ज़रूरत है और इस पर काफ़ी सोचने की भी ज़रूरत है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, जिससे जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ना हो, एक हायर ग्रुप में ना हो, बल्कि उन ग्रुप में हो जो इंटेलेक्चुअल हो, ना कि सिर्फ उस व्यक्ति पे जो या किसी कॉरपोरेट में हाई कॉरपोरेट है कॉरपोरेट में हो और इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को ख़राब कर दे। और एक कुछ स्लो प्रोसेस है। हमारे देश में माना जाता है कि जज है उसको बहुत ठीक ठाक से डिसीजन लेना होता है और कल्प्रिट को एक राइट सज़ा देना होता है। बट ये जो केस है 10 साल 35 साल 20 साल इतने लंबे लंबे समय तक चलते हैं, तो क्या ये कोई नॉर्मल तरीका तो नहीं है? क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जो सही लोग हैं वो भी सफ़र करते हैं, और आप जब सही हो और आपको इतना स्ट्रगल झेलना पड़ता है, तो ये चीज़ एक सिस्टम जहाँ ब्यूरोक्रेसी में जो एडवोकेट है, जो एक जस्टिस पाने का तरीका है, वहाँ पे बंदा हिम्मत हार जाता है। अब वो ब्यूरोक्रेसी इस टाइप की ब्यूरोक्रेसी में जहाँ पे हमने लोगों को बैठाया है, जहाँ पे हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड लोग हैं, और इतना समय लगने का मतलब होता है एक किसी की वो ज़िंदगी का काफ़ी लंबा समय जाना। तो ये ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर ये चेंज नहीं देखा जाए, चाहे हम फास्ट ट्रैक की बात करें या लोकायुक्त की बात करें, तो हमें ट्राई करना पड़ेगा कि हम इसे एक ठीक तरीके से चलाएं और उसको जल्द से जल्द निपटारा करें, ताकि ये हमारे आने वाले जो सही लोग हैं उनको इन सज़ा का भागीदार ना बना दे, या उस वो ऐसे सिस्टम से कम समय में करके अपनी आधी जो जिंदगी है उसको कंटिन्यू रखे। और इसका एक और एग्जांपल आप देख भी सकते हो, निर्भया। उसको इस हमें पता होने के बावजूद, सब कुछ डिसीजन पता होने के बावजूद कि इसने किया है, कल्प्रिट्स के हामी भर देने के बावजूद उसको सज़ा इतना लंबा चलना, तो ऐसे कई केस हैं जो जल्द से जल्द निपटारा मांगते हैं। और हमारे पास जो एक सेकंड लास्ट है, अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट बट दे शुड बी मेड अकाउंटेबल टू पब्लिक। और हमें गवर्नमेंट को इसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर वो कोई चीज़ हम उन्हें गवर्नमेंट अगर कुछ बजट में से कुछ अमाउंट देती है, तो उसको उन चीज़ का डिसीजन लेना पड़ेगा। सिर्फ एक मेमोरेंडम डाल देने से कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और 5 साल में फिर देखते हैं कि वो चीज़ नहीं हो रहा, फिर कुछ करप्शन निकल के आ रहा है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। क्योंकि ये अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को ही ये ब्यूरोक्रेसी पूरी करती है, और अगर इस चीज़ को नहीं कर सकती तो ऐसी गवर्नमेंट को रहने का कोई हक नहीं। सब्जेक्टिव डिसीजन होने चाहिए नहीं। ऐसा होता है कि सब्जेक्टिव डिसीजन के कारण आज जैसे कोविड-19 के टाइम से हम बहुत पैंडेमिक में लोग परेशान हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लोग एक बहुत छोटे सर्कल में रह के अपनी ज़िंदगी बिना सोशल हुए काट रहे हैं। और अगर आप बीमार पड़ जाओ, आपको पता है हेल्थ इंडस्ट्री में कितना सिर्फ बेड कॉस्ट ही इतना लग जाता है कि लोग उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते और बिना एक राइट हेल्थ के वो चले जाते हैं। जब पैंडेमिक में गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, जहाँ 225 का वो बाहर से इंपोर्ट करा के एक किट लाती हैं, और उस किट को वो इंस्टेड ऑफ 225 या 300 में बेचे, वो उसको 400 में बेच रही है 400। तो आप समझ सकते हो इस टाइप की गवर्नमेंट या इस टाइप की हमें ब्यूरोक्रेसी में इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, और इनको इमीडिएटली
और या ऐसे डिसीजन बनाने वालों को हटाना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी ये सब चीज़ों में एक चेंजेस रिक्वायरमेंट मांगता है, और ये असेंशियल है और बहुत इमरजेंट भी है कि हम इन चीज़ों को चेंज करें। अब हमारी जो जनरेशन है ब्यूरोक्रेसी में, वो क्या डिमांड करती है, उनको क्या लगता है कि इन चीज़ का हम क्या सॉल्यूशन देख सकते हैं। जैसा टाइम चेंज हो रहा है तो इनोवेशन चेंज हो रहा है, इनोवेशन चेंज हो रहा है तो लोग मॉडर्न भी हो जा रहे हैं, और सब चीज़ें एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। और यही नहीं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। अब हमारे पास एक ब्लॉकचेन है जो कि एक नेटवर्क है, और इसको हम अगर ट्रांसपेरेंट बना दें, जैसे बिटकॉइन है, अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट बनाएं, ये हमारे पास सबके पास ये हिसाब रहे, हमें पता हो कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑनलाइन, और हमें पता रहे गवर्नमेंट इसको कहाँ पे दे रही है, कितना पैसे आया, कैसे कैसे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक अच्छे यूज़ में ला सकते हैं, जो कि एक ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर बना सकता है, एक ताकतवर बना सकता है। और ये ऑब्वियस है, अगर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी और इससे जो करप्शन है वो हाई लेवल पे रिड्यूस होंगे, क्योंकि करप्शन एक यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं, तो वाइट मनी वर्क करेगी इंस्टेड ऑफ ब्लैक मनी। यूपीआई भी एक अच्छा ब्लॉकचेन है, जिसमें हमारे पास होता क्या है कि हम जैसे हमें पैसे देने हैं हम उसी को डायरेक्ट देते हैं, इंस्टेड ऑफ दूसरी मिडल मैन, इस तरीके से। हाँ, ये ब्लॉकचेन को एक स्ट्रॉन्ग बना रही है, हमारे पास इकनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। और जैसा कि मोदी भी बोलते हैं कि यूपीआई को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। अब साउथ साइड में हमें ई सेवा ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस देखने को काफ़ी मिलता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है जहाँ पे एक व्यक्ति अपनी स्टोरी सी है, जहाँ पे एक साउथ का ही व्यक्ति होता है, वो उसकी ज़मीन हड़प ली जाती है, वो बिज़नेस करता है, उसको लॉस सफ़र करना पड़ता है। तो वो इन चीज़ों से तंग आकर वो एक ई सेवा प्लेटफॉर्म की तैयारी करवाता है, और उसे गवर्नमेंट में इम्प्लीट करता है, जिससे वो मिडल मैन से भी बचता है। क्योंकि वो इसके इन ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबे होते हैं, नीचे से ऊपर तक जाने में, कोई बात को या आपको कोई बिज़नेस करना है तो ऊपर प्रोफाइल में काफ़ी करप्शन, काफ़ी हाई लेवल तक आपको झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर हम ई सेवा रखें तो हमें अपने जितनी भी ज़मीनों की कागज़ हो उसकी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपके पास एक प्रूफ रहेगा, और आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को एक अपनी ग्रीवेंस दे सकते हो, और उसका हाई से हाई जल्दी क्वेरी, रिफ्लेक्शन, हर चीज़ रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको बीच के दलालों से भी बचने का मौका मिलता है, और एक एफिशिएंट गवर्नमेंट रन प्लेटफॉर्म आपको भी प्रोवाइड मिल जाता है। तो ई सेवा भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसको हमें हाई से हाई लेवल पे करना चाहिए। जो एक्सपेंडिचर है हमारी गवर्नमेंट के अंदर होती है विद कॉरपोरेशन और कुछ लोगों के साथ। तो एक्सपेंडिचर हमारी सिर्फ गवर्नमेंट में है, कॉरपोरेशन में है और पीपल में है, तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हो रही है। अगर कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट के बीच में करप्शन होता है, या एक ही कॉरपोरेट को बेनिफिट मिल रहा है, तो इससे बाकी जो आने वाली नई कॉरपोरेशन है, जो छोटे एमएसएमई साइज एसएमई हैं, उनको भी आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उस टाइम ये क्लास के हिसाब से एक ही, और एक पहले से कॉरपोरेट और गवर्नमेंट के कनेक्शन के कारण ये छोटे कॉरपोरेशन का निकलने आता है। अब हम पीपल लोगों का भी इनसे रिलेशन है, अगर वो कॉरपोरेशन हाई से हाई हमारी जो चीज़ें हैं हमें एक्सप्लॉइट करेंगी, अगर एक्सप्लॉइट करेंगी तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि जो एक्सपेंडिचर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो लोगों के समक्ष हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंस हो, राइट तरीके से हो, और मॉरल तरीके से किया जाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग हमें इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि
आज इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है और ट्रांसपेरेंसी भी इस तरीके से की जा सकती है। और क्या होगा जब आपके टैक्स पेयर मनी का क्या हो रहा है टैक्स पेयर मनी का आपको पता रहेगा। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है सिर्फ एक हाईली क्वालिफाइड या स्किल्ड पीपल नहीं, क्योंकि आज हमारे पास ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन है और हम देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति सिर्फ समझदार नहीं है। हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन, वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तो जैसे आप बहुत सारे यूट्यूब, ट्विटर से भी आप पता कर सकते हो कि लोग हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास जानकारी है वो एक ट्रांसपेरेंट है, हमारे पास सारी राइट इन्फॉर्मेशन भी सामने निकल के आती है। तो हम हमारी जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं उनके मनी पे भी एक अच्छी खासी नज़र रखी जा सकती है। तो इस तरीके से हम जो डिसीजन मेकिंग है उसको भी डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में एक राइट नेस और मॉरल वैल्यू कामयाब रखी जा सकती है। और पेपर वर्क मेंटेन करना इसमें कम हो जाता है। तो आपको पता है पेपर वर्क रखने से आपको फिर दोबारा एक डिपार्टमेंट में जाना होगा, उनसे फ़ाइल निकलवाने की, वहाँ पे करप्शन होंगे। तो ये चीज़ कम होगा। और ज़रूरी अच्छी बात यह है कि इंटर डिपार्टमेंट कनेक्शन काफ़ी ईजी हो जाएगा। आपको डायरेक्ट उस व्यक्ति से फ़ाइल लेने की ज़रूरत पड़ेगी जो है, इंस्टेड ऑफ कि आपको हर टाइम वो पेपर वर्क भरो फिर आप उसके लिए दो। ऑनलाइन वैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन आपको जो उसका सॉल्यूशन आए, ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। आपसे मैंने बात की थी नीति आयोग की। तो नीति आयोग क्या करता है, वो हमारी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। ये एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है, अलियंस है, बट ये वर्क करता है इंडिपेंडेंट वे से और एक गवर्नमेंट पे नज़र रखता है कि कैसे हम इसका बाकी हिसाब रखें। तो अगर हम इसे ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क बनाएं तो ये इससे बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री को फ़ायदा होने वाला है। तो क्या ये ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यू रहेगी? तो इसका ऑप्शन तो मुझे है कि हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ एक अथॉरिटेनिज्म पे हम डिपेंड नहीं कर सकते कि हमें वो जिसका आदेश मिले हम उसी का पालन करें। हमें एक डिसेंट्रलाइज पावर की ज़रूरत है, जहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल हैं वो एक इंडिपेंडेंट नज़र से रखें और इस तरीके से हम एक अथॉरिटी को ख़त्म करके हम डिसेंट्रलाइज पावर का क्रिएट करके हम एक अच्छा ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक डिपेंड कर सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से आज के टाइम पे हमें ख़त्म होती नज़र आती है और हो सकता है आने वाले टाइम में लोग इसे डिक्लाइन भी करें, क्योंकि हर व्यक्ति को के पास आज के टाइम पे एक ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है, क्योंकि वो एक बहुत हाईली ग्लोबल नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, जहाँ पे ये हर एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हमारे पास काफ़ी है। और हमें नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसको अथॉरिटी है उसको ही उसकी गलतीजेशन को भी फॉलो करा जाए। हम जैसे बताया कि आपको बताया कि एक नेटवर्क वर्ल्ड है, तो वी लिव इन एक्सेसली नेटवर्क वर्ल्ड, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स विथ ह्यूज फॉलोइंग एंड इन्फ्लुएंस लाइक गोपीनाथन IAS। तो करंटली एक केस भी रहा है कि एक हमारे पास IAS थे गोपीनाथन, जो कि साउथ के हैं। वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था किसी डिसीजन की वजह से, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट में या जो उन पे इन्फोर्स किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है और वो उनके खिलाफ थे। इस रीज़न से लेके उन्होंने कई चीज़ों को लेकर आर्ग्यू रखा अपने गवर्नमेंट के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट में, और उन्होंने उससे अलग होना पसंद किया और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ये जो नेटवर्क है, उन्होंने आज गोपीनाथन IAS के बारे में मैं चाहूँगा आप यूट्यूब में एक बार जाकर अवश्य देखें। इससे आपको पता लगेगा उनकी काबिलियत और जो उनकी रैंकिंग और उनकी जो बैच में जो उनकी अचीवमेंट थी उसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से जान पाओगे। आज हम यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स भी देख सकते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं, जो उनका इन्फ्लुएंस जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स में, जो हमारे सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, जो कॉरपोरेट में बैठे लोग हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उनका
जो नॉलेज है वो और जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो किसी किसी इस टाइम पे आप सोचें तो जो अथॉरिटी है उनसे भी ज़्यादा उनकी नॉलेज भी देखने को मिलती है। तो ये ब्यूरोक्रेसी को एक बताती है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में एक सिस्टम पे एक व्यक्ति की ही बात को मानना भी गलत है, क्योंकि सिस्टम अब एक चेंज आती है और ये ब्यूरोक्रेसी को एक तरीके से एंड की तरफ भी ले जाती है। पावर हैज़ बीन ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज्ड। अब पावर एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड भी हो गया है, डिसेंट्रलाइज्ड भी हो चुका है। तो आपने जैसा सोचा कि जो हमारे पास पावर है वो अब एक के पास नहीं है। आप बार बार अगर बोल पा रहे हो कि मोदी ने ये गलत किया है या मोदी ने ये सही किया, तो हर एक इंडिविजुअल और हर एक सिटीजन वहाँ पे अपनी बात रख पा रहा है। तो ये एक पावर है जो हर व्यक्ति अपने आप को प्रूफ कर रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आज जो भी व्यक्ति एक ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है वही एक पावर में रहेगा, क्योंकि उसको हटाने के पीछे सोशल मीडिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ से आज बेवाकिफ़ वो इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। उनको भी पता है, न्यूज़ चैनल से भी आज उन्हें पता है कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ नहीं। या एक ही जर्नलिस्ट कोई भी एक व्यक्ति अपने आप को हमेशा पावर में नहीं समझ सकता, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक है ना कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे। हाँ, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे है, सिस्टम को बनाया गया रखा है, पर आप एक बार इन पे सोच के देखें, क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी एक ऑप्शन है? तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये चैनल, और मेरी कई कई बातों से आप हो सकता है वाकिफ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय चैनल को, और आई होप इट हेल्प यू अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।